हाय निशांत, हर्ष, कैसे हो आप लोग? आवाज आ रही है प्रॉपर? हर्षित, प्रियांशु, संदीप, राजा, आशीष, राघवेंद्र, तानु, करण, अभिषेक, राघवेंद्र, ग्रेट, सब बढ़िया, शानदार, मस्त, जबरदस्त, बढ़िया। चलिए, तो कुछ होमवर्क था क्या? कुछ होमवर्क दिया था मैंने क्या? नो बैकलॉग, ग्रेट। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज होमवर्क मिलेगा आपको, और जो आपका एक्सरसाइज 1 थे उसके बाकी के वीडियो सोल्यूशन भी मैं बता रहा हूँ, जल्दी आपको मिल जाएंगे वो भी। हाँ ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन किया था, आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे। यहाँ पर ये एक स्ट्रक्चर दिया, एंगल थीटा दिया हुआ है, और यहाँ पर हमने एक लाइट रे पड़ा हुआ है। तो ये लाइट रे आ रही है इस प्रकार से, यहाँ पहुंचती है, यहाँ पर मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया है। तो क्वेश्चन मेरा ये है कि फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एंगल थीटा। यहाँ पे म्यू आपको दिया, म्यू इज गिवन टू, सॉरी म्यू इज गिवन टू, म्यू इसका दिया हुआ है। तो फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू एंगल थीटा सो दैट लाइट रे डज नॉट कम आउट फ्रॉम द सरफेस एसी, यानी जो आपका लाइट रे है वो सरफेस एसी यानी इस सरफेस से बाहर नहीं निकलनी चाहिए। करिए। स्थान बिल्कुल लगा सकते हैं, है ना, बट जो आपको मटेरियल दिया गया है पहले वो लगाना है, फिर समय मिलता है तो आप कोई भी लगा सकते हैं। हाँ जी, हाँ अभी भी स्टार्ट करो, फटाफट फटाफट करो। हो चुका है दीपांशु, दोबारा करिए। हो चुका है, फिर दोबारा कीजिए, निकल यहाँ से तुम्हारा है। आ गया 60 डिग्री, क्या बात है, म्यू दे रखा है। तो ये एंगल थीटा है, तो हम जानते हैं ये एंगल थीटा है, तो हम जानते हैं ये एंगल भी थीटा ही होगा। तो ये कितना होगा? ये होगा 90 माइनस थीटा। और हम जानते हैं कि ये लाइट रे जो है इस सरफेस एसी से बाहर नहीं निकलनी चाहिए, तो यानी कि 90 माइनस थीटा शुड बी ग्रेटर देन योर क्रिटिकल एंगल सी। 90 माइनस थीटा जो है क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए। अच्छा, तो टेक साइन बोथ साइड, तो साइन लेंगे, तो साइन, एक मिनट, हाँ साइन लेंगे, तो साइन 90 माइनस थीटा शुड बी ग्रेटर देन साइन सी। साइन 90 माइनस थीटा जानते क्या होता है, इट इज कॉस थीटा शुड बी ग्रेटर देन साइन सी, और साइन सी होता है 1 अपॉन म्यू, है ना। तो ये साइन सी आ गया 1 अपॉन म्यू, तो हमें निकालना क्या, थीटा ही निकालना। तो थीटा क्या आएगा, इट विल बी लेस देन कॉस इनवर्स 1 अपॉन म्यू, क्योंकि हम जानते हैं थीटा बढ़ेगा तो कॉस थीटा घटता है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो यहाँ पे आपका ये इनइक्वालिटी है, रिवर्स हो जाएगा। समझ में आ गई? डन डन, लिख लीजिए। चलिए लिख लीजिए, थीटा क्या, लेस देन कॉस इनवर्स 1 बाई म्यू, लिख लीजिए। हाँ भाई समझ में आ गया भाई? हाँ जी, तब क्या डाउट बेटा, बताइए। हो गया, लिख लीजिए। चलिए आगे बढ़े। डन डन, ओके। यहां पर एक, ये एक सिलिंड्रिकल ग्लास दिया हुआ है, सिलिंड्रिकल ग्लास दिया हुआ है। लाइट रेज इंसिडेंट ऑन द फ्लैट सरफेस ऑफ द सिलिंड्रिकल ग्लास रॉड। ये ग्लास रॉड है सिलिंड्रिकल, इसके फ्लैट यानी ये सरफेस फ्लैट सरफेस है, इस फ्लैट सरफेस पर हमने एक लाइट रे डाला हुआ है। लाइट रे डाला हुआ है मतलब यहाँ पर ये सरफेस फ्लैट है, तो मैं इस पर एक नॉर्मल ड्रॉ कर देता हूँ एंड लाइट रे में डाल रहा हूँ। तो मैंने लाइट रे डाली हुई है। तो हम जानते हैं कि लाइट रे डाली हुई है, बाहर मीडियम एयर है, अंदर का कुछ मीडियम म्यू है, तो बाहर एयर है अंदर म्यू है। हम जानते हैं ये रे रेयर से कहां जा रही है, डेंसर मीडियम में जा रही है, तो रेयर से डेंसर में जाएगी। तो अब बताइए यहाँ पर जो लाइट रे इट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल और अवे फ्रॉम नॉर्मल। हाँ भाई, इट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल और अवे फ्रॉम नॉर्मल, बताइए क्या होगा? इट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, बिल्कुल सही, इट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। तो यहाँ पहुंच गए, तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पहुंचते हैं एंड फिर नॉर्मल करते हैं, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द मिनिमम वैल्यू, यानी म्यू की मिनिमम वैल्यू निकालिए सो दैट नो लाइट रे कम्स आउट फ्रॉम द कर्व, यानी जो कर्व सरफेस है इससे कोई भी लाइट रे बाहर नहीं निकलनी चाहिए, कोई भी लाइट रे बाहर नहीं निकलनी चाहिए। ठीक है बेटा? वंश बेटा, ये अपना भी ये x1 बैच चल रहा है, x2 बैच हम कल स्टार्ट करेंगे मॉर्निंग में, है ना। हाँ जी, एक बार दोबारा स्लाइड देखना चाहते हो, पहले क्वेश्चन को कर ले सकते हो, करिए। हो गया भाई, डन। नावे बेटा जो पढ़ाया जा रहा है उस पर फोकस कीजिए ना, जो पढ़ाया जा रहा है उस पर फोकस कीजिए। बिल्कुल सही, ये जो कॉन्सेप्ट है ऑप्टिकल फाइबर भी यूज होता है। एंगल नहीं दिया है क्या? बिल्कुल नहीं दिया एंगल, ठीक है, एंगल नहीं दिया है। हाँ कल मॉर्निंग में काइनेमेटिक्स स्टार्ट होगा, बिल्कुल। चलिए, तो बेसिकली यहां से लाइट जा रही है, कैसे करेंगे? देखिए, अगर मैंने ये एंगल मान लिया आई जो कि दिया नहीं है, ये एंगल मान लिया R1 जो कि दिया नहीं है, ये मैंने मान लिया एंगल R2 जो कि दिया नहीं है, कुछ भी नहीं दे रखा है, तभी तो क्वेश्चन है। अब देखिए क्या बोल रहा है, ये लाइट रे इस कर्व सरफेस से बाहर नहीं निकलना चाहिए, तो इससे बाहर कब नहीं निकलेगी? R2 की वैल्यू C से बड़ी हो, क्रिटिकल एंगल से बड़ी हो, तो R2 की वैल्यू C से बड़ी होगी, तो यहां पर हम बोलेंगे R2 की तो बहुत सारी वैल्यू है, R2 की तो बहुत सारी वैल्यू है। हाँ कपिल बेटा, आपका चैट अभी पढ़ पा रहा हूं, आई डोंट नो आपने कब दिखा है ना, आ गया। तो यहां पर R2 की वैल्यू जो है वो बहुत सारी वैल्यू, तो R2 की जो सबसे छोटी वैल्यू है, समझना, R2 हम जानते हैं ये बाहर नहीं निकलना चाहिए, तो R2 शुड बी ग्रेटर देन C। तो R2 की जो सबसे छोटी वैल्यू है अगर वो C से बड़ी हो गई तो बाकी R2 की वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। तो R2 की मिनिमम वैल्यू अगर C से बड़ी है तो बाकी वैल्यू ऑटोमेटिकली बड़ी हो जाएगी। चलो R1 प्लस R2 कितना होगा? R1 प्लस R2 कितना है? R1 प्लस R2 कितना होगा? इट इज पाई बाई 2, गुड। और R2 अगर मिनिमम है, R2 मिनिमम है, तो R1 और R2 का सम पाई बाई 2, ये मिनिमम है, ये क्या होगा? ये मैक्सिमम होगा। और R1 अगर मैक्सिमम है तो करस्पॉन्डिंग हमारा I भी क्या होगा? I भी मैक्सिमम हो जाएगा। और I मैक्सिमम कितना होगा? I की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? इट इज पाई बाई 2, है ना, क्योंकि हम जानते हैं एंगल को बढ़ाते जाएंगे, तो I की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? पाई बाई 2 होती है ना। तो I की वैल्यू पाई बाई 2 और I की वैल्यू पाई बाई 2 होगी, तो हम जानते हैं कि R1 मैक्सिमम की वैल्यू होगी C।
क्योंकि हम जानते हैं कि ये आपका बाहर का मीडियम क्या है, एयर रेयर मीडियम है, अंदर का डेंसर है, तो अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो करस्पॉन्डिंगली डेंसर साइड में जो एंगल होता है वो सी होता है। तो ये हो गया पाई बाय 2 और ये हो गया सी। ठीक है, तो आई मैक्स कितना आ गया, r1 मैक्स आ गया। तो इसकी वैल्यू हम यहां रखेंगे, पहली इक्वेशन हमारी इक्वेशन नंबर 1 है, तो यहां रखेंगे तो c प्लस r2 मिनिमम बराबर है पाई बाय 2। अच्छा जी, और यहां से r2 मिनिमम निकालेंगे, r2 मिनिमम कितना आएगा, पाई बाय 2 माइनस सी, पाई बाय 2 माइनस सी आ गया r2 मिनिमम। पाई बाय 2 माइनस सी r2 मिनिमम है, ये जो है ऊपर लिखा हुआ है r2 मिनिमम इज ग्रेटर देन सी, तो यानी ये वैल्यू जो है सी से बड़ी होगी, तो r2 मिनिमम दैट इज पाई बाय 2 माइनस सी व्हिच इज व्हाट ग्रेटर देन सी। तो यहां से हम सॉल्व करेंगे, यहां से हम सॉल्व करेंगे, एक मिनट, हाँ हाँ, तो अब यहां पर हम सॉल्व करेंगे, तो पाई बाय 2 माइनस सी बराबर ये था, ये कितना पाई बाय 2 ग्रेटर कितना आएगा, 2 सी आएगा। तो यहां पर 2 से डिवाइड करेंगे तो पाई बाय 4 ग्रेटर देन सी आएगा। अब एक काम कीजिए, टेक साइन बोथ साइड, तो दोनों का साइन लेंगे, तो साइन पाई बाय 4 ग्रेटर देन साइन सी, साइन पाई बाय 4 होता है 1/√2 ग्रेटर देन साइन सी होता है 1/म्यू। ठीक है भाई, क्योंकि हम जानते हैं अंदर मीडियम म्यू है, बाहर हमारा 1 है, तो साइन सी जगह 1/म्यू, तो म्यू ग्रेटर देन आएगा √2। तो म्यू की मिनिमम वैल्यू पूछी थी, तो म्यू की मिनिमम वैल्यू कितनी है, इट इज नियरली इक्वल टू √2, दैट इज द आंसर। समझ में आया बच्चों, लिख लीजिए। लिख लिया। जो बच्चे अभी नए ज्वाइन किए हैं, बेटा अगर आपको ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का थोड़ा बहुत आइडिया है, यू कैन कंटिन्यू विद दिस। अगर आपको लगता है कि यार मुझे मैंने ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स बिल्कुल भी नहीं पढ़ रखा है, तो मैं एडवाइस करूंगा कि अभी आप बिल्कुल पढ़िए, है ना, क्योंकि समझ में नहीं आएगा, पर आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, बेसिक आता है, डेफिनेटली आप समझ सकते हैं, है ना। ठीक है, दोबारा मैं बता देता हूं, समझ लेते हैं, लॉजिक समझ लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, लाइट रे इंसिडेंट ऑन द फ्लैट सरफेस, लाइट रे को फ्लैट सरफेस डाला हुआ है ऑफ सिलेंड्रिकल ग्लास रॉड, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ म्यू, यानी यहां से लाइट जा रही है, सो दैट नो लाइट रे कम्स आउट फ्रॉम द कर्व सरफेस, जो आपका सिलेंडर है उसका एक कर्व सरफेस है ना, ये कर्व सरफेस है, इससे कोई लाइट रे बाहर नहीं निकलना चाहिए। तो मैंने क्या किया, यहां से लाइट रे डाला, यहां क्या, तो ये आपका लाइट रे बाहर नहीं निकलना, यानी R2 जो है R2 C से बड़ा होना चाहिए। अब R2 की तो बहुत सारी वैल्यू होगी, तो मैं बोल रहा हूं R2 की जो सबसे छोटी वैल्यू है, जो छोटी वैल्यू होगी, अगर वो C से बड़ी हो गई तो बाकी वैल्यू ऑटोमेटिकली बड़ी हो जाएंगी। ठीक है, तो R2 मिनिमम ग्रेटर देन C, और हम जानते हैं कि R1 और R2 का जो सम होगा वो पाई बाय 2 का, ये दिख रहा है डायग्राम में, तो R1 प्लस R2 कितना है, पाई बाय 2। अब देखिए R2 अगर मिनिमम होगा, क्योंकि हम जानते हैं इसका सम जो है 90 डिग्री है, तो ये कम होगा तो ये ज्यादा होगा, तो ये कम है तो ये ज्यादा, तो R1 मैक्सिमम, और R1 मैक्सिमम यानी R1 मैक्सिमम का करस्पॉन्डिंग I भी मैक्सिमम होगा। I मैक्सिमम कितना है, पाई बाय 2, क्योंकि हम जानते हैं I को बढ़ाएंगे 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 90 डिग्री तक बढ़ा सकते हैं, तो I मैक्सिमम कितना है, पाई बाय 2, और I अगर मैक्सिमम दैट इज पाई बाय 2 है, तो R1 मैक्सिमम कितना आएगा, इट इज जस्ट C, क्योंकि हम जानते हैं कि यहां पर आप जानते हैं कि आपका जो लाइट जाती है वो 90 डिग्री निकलती है, बाहर मीडियम रेयर है, म्यू आर है, यहां पर म्यू डी है, तो ये एंगल क्रिटिकल एंगल होता है, ये एंगल 90 डिग्री होता है, तो उस केस में आपका R1 मैक्सिमम C हो गया, समझ आ गया। और R1 मैक्सिमम C है, तो मैंने R1 प्लस R2 बराबर पाई बाय 2 था, इसमें R1 मैक्सिमम की वैल्यू थी C, तो यहां से R2 मिनिमम आया पाई बाय 2 माइनस C, और R2 मिनिमम C से बड़ा है, सॉल्व किया, ये आंसर आ गया। क्या ये बात समझ आ रही है, लॉजिक समझ आ गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक है, आपको इसका बेसिक आइडिया होना चाहिए। ठीक है, अरे भाई मिल जाएगी, क्या नाम है इसका, अनिरुद्ध, सब मिल जाएगा, टेंशन मत लो, है ना, शीट भी दे रखा है इसमें, सब कुछ नोट सेक्शन में जाइए, सब कुछ मिल जाएगा, नोट सेक्शन में सब मिलेगा। ठीक है, समझ आ गया, चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे। हाँ, तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन का डायग्राम तो बनाया नहीं है ना, क्योंकि क्वेश्चन लिखता हूं यहाँ पर, डायग्राम में बनाता नहीं हूं, चलो बना देता हूं, तो यहाँ पर डायग्राम बना देते हैं। ठीक है, हाँ जी, इधर देखिए, तो यहां पर अगर हम बात करते हैं, तो यहां पर अगर मैंने एक लाइट रे को डाला हुआ है लाइक दिस, ये एक लाइट रे डाल रखी है, एक लाइट बीम है, पैरेलल बीम लाइट है, और ये सेंटर है, ये दूरी दे रखी है आपको r, और इसकी थिकनेस दे रखी है d। ठीक है, तो क्वेश्चन फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डी बाई, तो आपको डी बाई आर की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, सो दैट नो लाइट रे कम्स आउट फ्रॉम द कर्व सरफेस, यानी हमने लाइट रे को यहां डाल रखा है, इस सरफेस से डाल रखा है, फ्लैट सरफेस से डाल रखा है परपेंडिकुलरली, तो परपेंडिकुलर डाल रखा है, इट विल गो अंडर वे जाएगी, तो इस कर्व सरफेस से ये जो ग्रीन कलर की लाइट है वो बाहर नहीं जानी चाहिए। अरे भाई सब पेपर में भाई एक्चुअली क्या है बेटा, मैं समझो, क्वेश्चन का डायग्राम मैं खुद बनाना प्रेफर करता हूं, क्योंकि होता क्या है वो बना देते हैं मुझे मजा नहीं आता है, तो मुझे लगता है कि उसकी डायमेंशन ऊपर नीचे होती है, तो मैं डायग्राम का केवल क्वेश्चन की लैंग्वेज में लिख देता हूं, डायग्राम मैं खुद बनाता हूं, है ना, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन वहां पे डायग्राम नहीं होगा, डायग्राम होगा, बट डायग्राम यहां पे क्वेश्चन का मैं खुद बनाना प्रेफर करता हूं। ठीक है, अभी कंप्लीट क्वेश्चन बन चुका है। ठीक है, तो ट्राई कर सकते हो फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डी बाई आर सो दैट नो लाइट रे कम आउट, यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देना पड़ेगा, म्यू दे रखा है 3/2। सॉरी बेटा, आराम से आएगी, जो आपकी रैंक सोच रखी है आराम से आएगी, बस आप क्लास फॉलो करते रहिए, जो भी होमवर्क दिया जाता है उसको टाइमली करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। करिए क्वेश्चन ट्राई कीजिए, है ना, ज्यादा रैंक के बारे में सोचिए, क्वेश्चन करते जाइए, बस जो दिया जा रहा है उसको करिए। हिंट दे दो भाई, हिंट दे देंगे तो फिर आप कर ही लोगे। हिंट ये है बेटा, ये लाइट जा रही है, ये भी बाहर नहीं निकलना चाहिए, तो बाहर नहीं निकलना चाहिए, तो मैं एक यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ कर देता हूँ, नॉर्मल ड्रॉ कर देता हूँ, तो ये इस सरफेस से नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, ये नॉर्मल है ना, यहाँ पर भी नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, है ना, ऐसे कुछ नॉर्मल ड्रॉ कर देंगे, तो ये आपका है एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, तो ये बाहर निकल जाएगा, ये एंगल जो है आई, यहाँ आई की वैल्यू अलग होगी ना, इस तरह आई लगा, इसके लिए आई होगा, तो जो भी आई आ रहा है वो सी से बढ़ाना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट है। चलिए, हाँ जी करिए भाई, आप ट्राई कीजिए। हाँ जी,
हाँ आ गया आंसर √2। अच्छा 1/2 2। चलिए गुड गुड, आंसर आ गया बच्चों का, बढ़िया। देखिए कैसे करेंगे समझते हैं। देखिए यहां पर मैंने एक बीम ऑफ लाइट डाली हुई है, तो मैं एक वो बीम ले रहा हूं जो बिल्कुल यहां पर इसके बिल्कुल इसके पास इस प्रकार जा रही है, लाइक दिस। तो इतना समझ में आ गया होगा आपको कि इस बीम के लिए अगर हम यहां पर ये नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, इस बीम के लिए नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, तो इसके नॉर्मल से जो एंगल आ रहा है ये आई, तो हम जानते हैं ये इसका आई हर एक आई आएगा, तो हम जानते हैं इन सारी भी जो बीम डाली है उनमें सबसे छोटा आई यही है जो बिल्कुल किनारे से जोड़ी गई है, तो हम जानते हैं आई जो है इट शुड बी ग्रेटर देन सी, और आई की जो मिनिमम वैल्यू है वो चीज बनना चाहिए। तो हम जानते हैं यहाँ पे जितनी भी जा रही है ये इन सब के लिए ये आई मिनिमम है, तो इसके इधर जाएंगे तो आई की वैल्यू यहाँ आई ज्यादा है, तो यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर आई की वैल्यू ज्यादा है, यहाँ आई की वैल्यू कम है, ठीक है, यहाँ आई की वैल्यू ज्यादा है, आई की वैल्यू कम है। तो बेसिकली हम ये बोल सकते हैं कि जो सबसे छोटा आई है अगर वो 30 से बड़ा हो गया तो बाकी वैल्यू ऑटोमेटिकली 30 से बड़े हो जाएंगे, है ना, बाकी वैल्यू ऑटोमेटिकली 30 से बड़े हो जाएंगे। तो यहाँ पे इट शुड बी ग्रेटर देन सी, तो एक काम करते हैं, आई मिनिमम है तो टेक साइन बोथ साइड, तो साइन आई मिनिमम ग्रेटर देन हो जाएगा साइन सी, और साइन आई मिनिमम निकालते हैं तो ये हमारा आई मिनिमम है, तो ये आपका दूरी कितनी है आर, तो साइन थीटा का परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो इट विल बी योर आर डिवाइडेड बाय आर प्लस डी, चेक करो भाई, ग्रेटर देन, और साइन सी होता है 1/μ, इट इज 1/μ कितना है 3/2, तो बेसिकली आर डिवाइडेड बाय आर प्लस डी ग्रेटर देन हो जाएगा 2/3, तो इसको ऊपर नीचे चले जाएंगे तो 3r ग्रेटर देन 2r प्लस 2d, तो r ग्रेटर देन 2d, तो निकालना क्या है d बाई r, तो बताइए यहां पर d बाई r क्या आएगा, इट इज लेस देन 1/2, चेक कीजिए, है ना। तो अब देखो इसका मतलब क्या, d बाई r की वैल्यू 1/2 समझ जाएंगे, इसकी जो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है इट विल बी नियरली इक्वल टू 1/2। इट वाज अ सब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑफ IIT रुड़की, दिस क्वेश्चन वाज सब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑफ IIT रुड़की, लिख लीजिए। हाँ जी, जो क्वेश्चन में करा रहा हूं बेटा वो एडवांस लेवल के क्वेश्चन है ना भाई। आप ये समझ लीजिए कि अगर कंटेंट को डाइल्यूट कर देंगे तो क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाएंगे, पर यहां मेरा पर्पस वो बिल्कुल भी नहीं है, मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि आपसे क्वेश्चन बने, बट हाँ मैं चाहता हूं कि आपकी अप्रोच बने, आप जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं उससे आपका जो थॉट प्रोसेस है वो डेवलप हो, ठीक है, ये खास बात है ना। तो किसी कुछ बच्चों से क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन जब मैं बता रहा हूं सॉल्यूशन बता रहा हूं तो उससे समझिए कि आपने कहां सोचना, कहां आप सोच नहीं पाए। बेसिकली क्वेश्चन बनना या ना बनना वो बड़ी बात नहीं है, उस क्वेश्चन से सीखना बहुत बड़ी बात है। आपको हर क्वेश्चन से उसकी फिलॉसफी कॉन्सेप्ट सीखना है, कि अगर कॉन्सेप्ट सीख जाओगे तो उसको आगे किसी क्वेश्चन में भी आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब ये निकल, अब इसमें ये हमने कुछ क्वेश्चन कर लिए। अब यहां पर एक है एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा वर्सेस एंगल ऑफ इंसिडेंस आई कर्व, है ना। ये कब हम बात कर रहे हैं, जब एक रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर में जा रही है। देखिए अगर मैं यहां बोल रहा हूं ये एक रे ऑफ लाइट यहां पर है, लेट्स से ये एक रे ऑफ लाइट है, मतलब बेसिकली हम रे ऑफ लाइट को, अगर मैं एक रे ऑफ लाइट को सीधा डालता हूं, अगर मैं एक रे ऑफ लाइट को बिल्कुल सीधा डालता हूं तो बताइए क्या इसमें कोई डेविएशन आएगा, बताइए इस जो मैंने जो रे ऑफ लाइट बनाई है ये नीचे का मीडियम मान लो डेंसर म्यू डी है, ऊपर का मीडियम म्यू आर है, तो बताइए इसमें बताइए क्या कोई डेविएशन आएगा, समझ आ गया, इसमें क्या कोई डेविएशन आएगा, नो, क्योंकि इस केस में अब इस एग्जांपल के लिए अभी बताइए इसके एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, आई कितना है, आई कितना है, आई जो है नॉर्मल से मेजर करते हैं, बिल्कुल सही है, तो आई 0 है, बिल्कुल सही बोला। आर कितना है, आर भी 0 है, तो आई 0 आर 0 कोई डेविएशन नहीं है, तो डेल्टा 0 है। अच्छा लेकिन अगर मैं यहां बोलता हूं रे ऑफ लाइट ऐसे गई, तो अगर मैं किसी एंगल पर रे ऑफ लाइट डाला हुआ है, ये कुछ एंगल मान लेते हैं आई है, तो अब रे ऑफ लाइट यहां पर क्या होगा, ऐसे बाहर निकलेगा, ऐसे बाहर निकलेगा, तो ये एंगल हमारा क्या होगा, आर हो जाएगा। अब यहां पर डेविएशन आ गया, अब यहां पर डेविएशन आ गया, तो अगर मुझे यहां ग्राफ बनाना है डेल्टा वर्सेस आई, तो ये आई है, यहां पर डेल्टा है, तो देखो आई की वैल्यू जब 0 थी, आई 0 था तो हम जानते हैं आई 0 तो आर 0 है, आई 0 आर 0 डेल्टा भी 0 है। तो देखिए यहां पर स्टार्टिंग में 0 था, तो बाद में आई को बढ़ाऊंगा तो आर और बढ़ेगा, आई को और बढ़ेगा आर और बढ़ेगा, यानी जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस प्रकार से इंक्रीजिंग ग्राफ बनेगा। और कब तक इंक्रीज करेगा, जब हम इसको एंगल बढ़ाते जाएंगे बढ़ता जाएगा, तो यहां पर जब आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल होगा, तो क्रिटिकल एंगल के बराबर होगा, तो उस केस में हमारा जो रे है, यानी इसका डायग्राम बना देता हूं, अगर मैंने यहां पर रे को इस प्रकार से डाला है और ये एंगल हमारा क्रिटिकल एंगल सी के बराबर है, तो रे इधर जाएगी, यानी इस केस में हम बोल सकते हैं जो रिफ्रैक्शन हो रहा है, और इस केस में आपका डेल्टा की वैल्यू बढ़ चुकी होगी और कुछ वैल्यू होगी, तो हम जानते हैं कि यहां पर दो केस आएंगे, तो केस 1 क्या है, इफ आई इज लेस देन इक्वल टू सी, तो आई सी से छोटा है तो उस केस में डेल्टा आएगा आर माइनस आई, है ना, आर माइनस आई होगा, तो ये आर माइनस आई होगा, और आई की वैल्यू सी होगी, तो हम जानते हैं आपका आई की वैल्यू अगर सी है तो आर कितना है, आर हो जाएगा पाई बाई 2, आई सी है आर पाई बाई 2, यानी आई की वैल्यू सी है तो करस्पॉन्डिंगली आपका डेल्टा की वैल्यू कितनी आएगी, इट इज पाई बाई 2 माइनस सी, है ना। अब देखिए अब इसमें खास बात यह है कि अगर मैंने यहां पर अब मैंने इस रे को हल्का सा भी इसका एंगल सी से थोड़ा बढ़ा दिया, जैसे मैंने यहां पर एंगल बढ़ाया हल्का सा, और जैसे थोड़ा सा भी एंगल बढ़ा देंगे, थोड़ा गैप से दिखाया हुआ कि आपको दिखाई दे जाए, तो मैं उसी को बता देता, तो तुरंत अब क्या होगा, अब एंगल आपका सी से बड़ा हो चुका है, तो एंगल सी से बड़ा हो चुका है, तो अब यहां पर रे इधर जाएगी और एकदम से क्या होगा, इसको होता है टी आई आर, तो ये हमारा केस 2 हो जाएगा। तो यहां पर मैं केस 2 यानी कि इफ आई ग्रेटर देन सी है, तो आई सी से बड़ा है, तो उस केस में डेल्टा की वैल्यू कितनी आएगी, ये टी आई और रिफ्लेक्शन होता है, जानते हैं पाई माइनस 2 आई, तो यानी कि अगर आई की वैल्यू सी से कम है तो ये ग्राफ कुछ इस प्रकार से आएगा, लेकिन जब आई की वैल्यू सी से ज्यादा होगा तो एकदम से डेविएशन बढ़ जाएगा, पहले यहां तक नीचे गया डेविएशन बढ़ जाएगा, तो एकदम से ग्राफ में एक जंप आएगा, लेकिन उसके बाद डेल्टा वर्सेस आई का जो बनेगा वो कैसा बनेगा, इट विल बी लाइक दिस डिक्रीजिंग कर्व, एंड यहां पर जब आई की वैल्यू पाई बाई 2 हो जाएगी तो वापस से इसको आई की वैल्यू पाई बाई 2 हो जाएगी, बिकम 0, ठीक है, ये कर्व है, और यहां पर ध्यान रखना ये इस पॉइंट पे क्लोज है, इस पॉइंट पे ओपन होगा, क्योंकि यहां पर आई बराबर सी होगा, आई इक्वल टू सी है तो रिफ्रैक्शन होगा, और आई ग्रेटर सी है तो टी आई होगा, और इसके करस्पॉन्डिंग जो यहां पर वैल्यू आएगी, तो इसको देखिए फार्मूला है डेल्टा बराबर पाई माइनस 2 आई, आई की वैल्यू में सी रखूंगा तो डेल्टा है पाई माइनस 2 सी, तो इट इज पाई माइनस 2 सी, कुछ ऐसा आंसर आने वाला है, समझ आ गया, दिस पार्ट क्लियर, ठीक है, समझ आ गया। तो ये है डेल्टा वर्सेस आई कर्व, किसके लिए, जब रे ऑफ लाइट जा रही है डेंसर से रेयर मीडियम में, लिख लीजिए लिख लीजिए।
तो ये जो वैल्यू नियरली पाई आपका मान लो एंगल ऑफ क्रिटिकल 60 डिग्री है और आई को मैं 60.0001 कर देता हूं, तो आई अगर 60.0001 है तो मतलब आई ग्रेटर देन हो जाएगा। तो उस केस में जो वैल्यू आ रही है वो नियरली आ गई, एक्चुअल वैल्यू पाई माइनस एक नियरली वैल्यू है। ठीक है भाई, चलिए तो यहां पर मैं दोबारा इस ग्राफ को बता देता हूं। जब आपका आई लेस देन इक्वल टू सी है तो डेल्टा आर माइनस आई, आई बढ़ाएंगे तो आर और बढ़ेगा। भाई आई 0 है तो आर भी 0, तो डेल्टा ग्राफ 0 चल जाएगा और आई बढ़ता जाएगा तो आर की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो डेल्टा भी बढ़ेगा। तो ये होगा। उसके बाद जैसे ही यहां पे आई सी से बढ़ाओगे तो फार्मूला पाई माइनस वाई, ये कर्व आएगा, स्लोप जो होगी नेगेटिव होगी। तो इसकी स्लोप कितनी होगी, स्लोप बताइए कितनी होगी, तो यहां पाई माइनस 2 आई है तो स्लोप विल बी नेगेटिव। ठीक है, तो ये ग्राफ कुछ इस प्रकार से आएगा, लिख लीजिए। एंड अगेन एक और चीज ध्यान रखना, ये जो ग्राफ मैंने बनाया इट इज नॉट पैराबोला। हर ऐसा कर पैराबोला नहीं होता है, लिख लो, दिस ग्राफ इज नॉट पैराबोला। चलिए अब और अच्छे क्वेश्चन करेंगे यहां पे, लिख लिया सब लोगों ने, छाप लिया, छाप लिया। साइन लगाने पर इक्वलिटी चेंज होती है, थीटा बढ़ने पर साइन थीटा बढ़ता है भाई। साइन लगाने पर इक्वलिटी चेंज नहीं होती है, थीटा बढ़ने पर साइन थीटा इंक्रीज करता है और कॉस थीटा जो है डिक्रीज करता है। हाँ, हर ऐसा कर पैराबोला नहीं होता है, हर ऐसा कर पैराबोला नहीं होता है, इधर अपना। चलिए एक और क्वेश्चन आगे। यहां पर ये एक प्रिज्म है, ये एंगल 90 डिग्री है एंड यहां पर एक लाइट रे डाली है, ये एंगल 45 डिग्री है। म्यू जो है इसका रूट 2 दे रखा है मीडियम का, ये 90 डिग्री, ये आपका एंगल हो जाएगा 45 डिग्री और ये एंगल भी हो जाएगा 45 डिग्री। तो ये लाइट रे यहां से बाहर एयर है, अंदर मीडियम है, रूट 2, तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, है ना, इट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है फाइंड आउट एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ इमर्जेंट रे, यानी जो रे से बाहर निकलेगी विद रिस्पेक्ट नहीं है विद रिस्पेक्ट टू इंसिडेंट रे। फाइंड आउट एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ इमर्जेंट रे विद रिस्पेक्ट टू इंसिडेंट रे। तो आपको इंसिडेंट रे के रिस्पेक्ट में जो बाहर रे निकलेगी उसका एंगल ऑफ डेविएशन निकालना। अरे भाई साहब केशव जी, मैंने क्या बोला, पाई माइनस 2 को टेंड करेगा। आप सिंपल, आपको बिल्कुल फिजिक्स समझना, मैथ्स समझना, मैथ्स होना चाहिए, मैथ्स होना चाहिए, है ना, फिजिक्स मत समझना। हाँ जी, एक क्यू, थैंक यू। लेवल तो भी शुरुआत है भाई, चिंता मत कीजिए, कल धमाका करेंगे काइनेमेटिक्स में। बेसिक मैथ्स आता ही होगा ना, मैथ्स डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन। जसप्रीत सिंह बेटा देखिए, मैं बता रहा हूं आपको, मैं बार बार बोल रहा हूं, हमारा जो मटेरियल है, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, हमारा मटेरियल जो है इट इज सुपर एडवांस लेवल। और सुपर एडवांस लेवल और एडवांस अगर आपको क्वालिफाई करना है, एडवांस में आपको मालूम है, अगर आपका एडवांस में 35% प्लस स्कोर आता है, 100 में 35 नंबर आते हैं, तो आपका आईआईटी में सिलेक्शन हो जाएगा, यू विल बी अमंग टॉप 10% स्टूडेंट्स। तो आपसे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, इट इज नॉट पॉसिबल। समझ आ गया, इट इज नॉट पॉसिबल। बस मैं बोल रहा हूं कि आप कंसिस्टेंटली फॉलो कीजिए बेटा। आपके जैसा एक बच्चा था, वो भी कंसिस्टेंटली मेहनत की थी एंड फाइनली उसने क्रैक कर दिया। हाँ भाई, फाइंड आउट एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ इमर्जेंट रे विद रिस्पेक्ट टू रे, डायग्राम दिया हुआ है, लाइट रे इंसिडेंट के 45 डिग्री पर, ये है खत्म, क्वेश्चन मैंने रिपीट कर दिया, करिए। हाँ बट इतना मैं आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन बेसिक लेवल पर आता ही होगा। आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपको डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन बेसिक लेवल पर आता ही होगा, है ना, कि आप लोग ऑलरेडी 11 12 पढ़ चुके हैं। ज्यादा हाई फाई में नहीं बोल रहा, बट आपको बेसिक एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस का क्या होता है एंड सो ऑन, इतना सब आना चाहिए। नहीं आएगा तो वो भी बता दूंगा, चिंता मत कीजिए। हाँ पुलकित बेटा बिल्कुल आप कर सकते हो, आप जानते हो फिजिकल लेवल बढ़ गया है नीट में। चलिए हो गया, थैंक यू दिल नवाज, क्या बात है। अरे इतना चाहिए ज्यादा, अरे भाई मेरा इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन बोर्ड लेवल पर आता है, मेरा काम बन जाएगा खत्म। अब ये बोलना सर एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो यार मैं बेहोश हो जाऊंगा, है ना, ये मत करना। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स का क्या होता है, तब मालूम होगा सबको। चलिए हो गया, आ गया सबने ट्राई कर लिया, आंसर आ रहे हैं, आंसर आ रहे हैं। चलिए भाई सब लोग देखिए, देखिए यहाँ रे गई, यहाँ पहुंची, मान लो ये एंगल मैंने मान लिया R1, मुझे R1 निकालना है, कैसे निकालूंगा, यहाँ लगाऊंगा मैं स्नेस लॉ। तो बाहर मीडियम है 1 साइन 45 डिग्री बराबर म्यू है √2 साइन R1। साइन 45 होता है 1/√2 इज इक्वल टू √2 साइन R1। तो साइन R1 बराबर 1/2। तो R1 की वैल्यू कितनी आ गई, R1 की वैल्यू है 30 डिग्री, यस नो, R1 आ गया 30, यानी ये एंगल आ गया आपका 30 डिग्री। अच्छा अब रे यहां पहुंची, तो यहां मैंने नोट कर दिया। देखो ये एंगल 30 है, तो ये 30 ये कितना होगा 60 डिग्री, ये कितना है 90 डिग्री, ये 90 ये 60 ये कितना आएगा 30 डिग्री, और ये 30 डिग्री ये कितना आएगा, ये 60 डिग्री होगा। हाँ भाई बिल्कुल सही बोला, किसने बचा अंकित, बिल्कुल सही बोला। यहां पर क्या होगा, TIR होगा, क्यों, क्योंकि म्यू है √2, हम जानते हैं साइन C होता है 1/μ यानी म्यू R डिवाइडेड बाय म्यू D, ये फॉर्मूला होता है। म्यू R तो हमारा 1 है, म्यू R हमारा कितना है 1, म्यू D कितना है √2, तो C कितना आया 45 डिग्री। समझ आ रहा है, बता दिया मैंने आपको, समझ आ रहा है कि क्रिटिकल एंगल की वैल्यू कितनी 45 डिग्री आ रही है। ठीक है, तो क्रिटिकल एंगल 45 डिग्री है, यहां एंगल जो है 60 डिग्री है, यानी यहां से जो रे जाएगी इसका TIR हो जाएगा, TIR हो जाएगा, क्योंकि एंगल आपका 60 डिग्री क्रिटिकल एंगल 45 डिग्री से बड़ा है, तो ये 60 डिग्री हो जाएगा। तो ये 60 है, ये एंगल कितना आएगा, ये होगा 30 डिग्री। अब वापस से यहाँ एक नॉर्मल चाप देते हैं आपको, सर ऐसे क्यों बनाया, कि मुझे मालूम है क्वेश्चन, कि ये 30 है, ये 45, 30 प्लस 45 कितना है, 30 प्लस 45 75, तो 75 ये एंगल कितना आएगा वाला, ये 105 होगा, 105, ये ट्रायंगल दिखाई दे रहा है ना, तो 30 प्लस 45 75 ये 105 है, तो ये एंगल कितना आएगा, ये एंगल कितना होता है, ये है 15 डिग्री।
और यहां बाहर निकलेगा ये कितना होगा, इसको मैं मान लेता हूं ई। हाँ भाई समझ में आ गया भाई। तो ये है, तो अब आपको ई निकालना पड़ेगा। ई कैसे निकालोगे, यहां लगाएंगे हम स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ लगाते हैं तो क्या लिखोगे, तो यहां ऊपर है म्यू दैट इज √2 साइन 15 डिग्री बराबर बाहर एयर है 1 साइन ई। साइन 15 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, इट इज 45 माइनस 30। तो ये कितना आएगा 40 साइन 45 माइनस 30 कितना होता है √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 चेक कर लो भाई, चेक कर लो, √2 से √2 गया, तो यहां से ई आ गया, कितना आया साइन इनवर्स √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, चेक करो भाई। डन डन डन। तो साइन इनवर्स √3 माइनस 1 बाई 2। अब हमें निकालना है फाइंड आउट एंगल ऑफ डेविएशन। अब एंगल ऑफ डेविएशन कैसे निकालेंगे, देखिए यहां पर इस रे को जाना यहां पर सीधे था, लेकिन लेकिन क्या हुआ, ये अपने मार्ग से विचलित हो गई, डेविएट हो गई डेल्टा 1 से। फिर इसको जाना यहां सीधे था, लेकिन ये अपने मार्ग से दोबारा से विचलित हुई डेल्टा 2। तो डेल्टा 1 कैसा है क्लॉकवाइज, डेल्टा 2 कैसा है क्लॉकवाइज। अब यहां पर देखिए इस रे को जाना सीधे था, अब ये भी अपने मार्ग से क्या हुई है, विचलित हो गई है डेल्टा 3। डेल्टा 1 क्लॉकवाइज, डेल्टा 2 क्लॉकवाइज, और डेल्टा 3 कैसा है उल्टा एंटी क्लॉकवाइज। समझ आ गया। तो यहां पर अगर हम बात करेंगे डेल्टा नेट कितना आएगा, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 माइनस डेल्टा 3। तो डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 माइनस डेल्टा 3। हाँ जी, तो बताइए कितना आ रहा है, सॉल्व कीजिए। करण भाई समझने की कोशिश करो यार, आपने सोच रखा है कि यार बाकी बच्चों को समझ आ रहा है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, थोड़ा सा एफर्ट कीजिए। आप अगर गिव अप कर देंगे तो फिर कहां से समझ में आएगा, है एफर्ट करना पड़ेगा तो समझ आती चीजें। समझ आ गया। फिगर में बढ़िया बना दिया आगे, होना फिगर तो खुद बनाना पड़ेगा ना, मैंने बना दिया, बना लो। आ गया। तो डेल्टा 1 कितना आएगा, डेल्टा 1 देखो ये 60 है 45, सॉरी ये 30 है 45, तो 45 माइनस 30 दैट इज 15 डिग्री। डेल्टा 2 कितना है, देखो ये 60 ये 60 ये कितना आएगा, 60 आएगा ना 60 डिग्री। और डेल्टा 3 कितना आएगा, ई माइनस 15 डिग्री, माइनस ई प्लस 15 और ऐड कर दीजिए, तो आई थिंक इट इज 90 डिग्री माइनस ई, और ई ऊपर निकाल चुके साइन इनवर्स √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2। समझ आ गया। 15 डिग्री कैसे आया, अच्छा जी आपको ज्योमेट्री नहीं आती, 9th क्लास ज्योमेट्री की दिक्कत है भाई। दिक्कत कहां है, हमें 9th क्लास ज्योमेट्री नहीं आती है केशव। इधर देखो ये ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, ये ट्रायंगल दिखाई दिया, ये एंगल 60 है, तो ये कितना है 30, ये कितना है 45। तो ट्रायंगल में एंगल का सम कितना होता है 180, तो यहाँ 30 है यहाँ 45, 30 प्लस 45 कितना होता है 75, यानी ये एंगल कितना का, इट विल बी 105, कितना का 105, तो ये हमारा 105 है, तो ये 105 है, और ये परपेंडिकुलर किया तो ये एंगल कितना का 15 डिग्री हो जाएगा, 105 माइनस 90 15। समझ में भाई, तो आंसर है 90 माइनस ई, और ई ऊपर लिखा हुआ है, जस्ट पुट द वैल्यू, आपका आंसर आ जाएगा। डन डन। हाँ जी समझ आ गया। अरे हाँ सॉरी, ई ये रेडियन में पाई बाय ले लो, इसको ऐसा कर लो, पाई बाय 2 माइनस ई कर लो, ठीक है, पाई बाय 2 माइनस ई कर लो। हर बार चेक करना, जब भी रे ऑफ लाइट आंसर से रेयर में जा रही है, आप थोड़ा कॉशियस हो जाइए, चेक कर लो कहीं एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा तो नहीं है, बड़ा होगा तो टी होगा। समझ में आ गया, डन। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे। सारे क्वेश्चन बेटा एडवांस लेवल के ही हैं, यहाँ कोई क्वेश्चन लेवल का नहीं है, कोई भी क्वेश्चन हल्का नहीं है ना, ये मत सोचना कि क्वेश्चन हल्का मिलेगा, कोई हल्का नहीं मिलेगा। अब हम फुल फॉर्म में आ चुके हैं, 30 डिग्री 75 डिग्री 75 डिग्री। यहां पर एक रे ऑफ लाइट डाली हुई है, एंड ये रे ऑफ लाइट 45 डिग्री पर डाली हुई है, अंदर जो म्यू है इट इज √2, तो हम जानते हैं ये रे ऑफ लाइट यहां पर अंदर जाएगी तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो यहां बैंड होगी टुवर्ड्स नॉर्मल, फिर यहां पहुंचेगी, यहां पहुंचेगी, इस तरफ से टकराएगी। तो सेम क्वेश्चन है, फाइंड आउट एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ इमर्जेंट रे विद रिस्पेक्ट टू द इंसिडेंट रे। थैंक यू संदीप, करिए करो करो भाई, अभी देखो सीधी बात है, क्वेश्चन में मल्टीपल चीजें आएंगी, मल्टीपल कॉन्सेप्ट आएंगे, घबराना नहीं है, बस सीखना है, करिए। अरे भाई साहब केशव यार तुम पीछे पड़े उस ग्राफ के, ये क्वेश्चन करो, पहले क्वेश्चन करो, ग्राफ हो गया। थोड़ा कॉमन सेंस बहुत जरूरी है, देखो आप लोग क्या है इंजीनियर बनने जा रहे हो, आईआईटी बनने जा रहे हो, कॉमन सेंस बहुत जरूरी है, कॉमन सेंस नहीं है तो दिक्कत हो जाएगी ना, कॉमन सेंस बहुत जरूरी है। भाई आपने क्या लास्ट क्वेश्चन में पता नहीं क्या बनाया, की वैल्यू कैसे, ई की वैल्यू, ई की वैल्यू बोल रहा है, ई की वैल्यू कैसे निकाली, वहां पे स्नेस लॉ लगाया, अप्लाई स्नेस लॉ, करिए करिए। हाँ जी, डेल्टा की वैल्यू, अच्छा डेल्टा की वैल्यू, अच्छा डेल्टा देखो सीधे है, यहां पर क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज और ये एंटी क्लॉकवाइज है ना, तो डेल्टा 1 भाई हम जानते हैं 45 है, ये 30, तो 45 माइनस 30 15 आ गया, यहाँ टी आई और ये एंगल पूरा है 180, ये 60 60, तो 180 में से क्या करेंगे 120 माइनस करेंगे, कितना 60 डिग्री हो जाएगा, और यहाँ इधर जाएगा तो उल्टा है, ये क्लॉकवाइज है ये एंटी क्लॉकवाइज, तो माइनस कर दिया, और ये कितना है ई माइनस 15 डिग्री। आ गया आंसर, करिए करिए करिए, ठीक है आराम कीजिए। आ गया, चलिए निकालिए निकालिए, इसका आंसर निकालिए।
हो गया भाई। चलिए, तो ये एंगल मैंने मान लिया R1 है, पाई बाई 3 माइनस ई। ओके, तो R1 है, तो आपने यहां इसने लगाया होगा, तो 1 साइन 45 डिग्री बराबर म्यू है √2 साइन R1। तो यहां से आपने सॉल्व किया होगा, इट इज सेम, साइन R1 आएगा 1/2। इसका मतलब R1 की वैल्यू आएगी पाई बाई 6, ये 30 डिग्री हो सकता है ना, इट इज पाई बाई 6, 30 डिग्री बोल देते हैं, ठीक है। यहां पर मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, तो अब यहां पर ये एंगल 30 डिग्री है, ये 90 है, तो 30 प्लस 90 120 और ऊपर है 30, तो 30 प्लस 90 120 ऊपर 30 हो गया 150। तो ये बचा हुआ ये एंगल है कितना आएगा, इट इज 30, और ये 30 है, तो ये कितना आएगा 60 डिग्री। चेक करो भाई, और ये 60 डिग्री है, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर ये एंगल आ रहा है वो आपका क्रिटिकल एंगल से बड़ा है, तो इसका यहाँ पर टी आई आर हो जाएगा। तो ये एंगल हमारा 60 है, तो ये भी 60 होगा, और ये 60 होगा, तो ये भी हम जानते हैं 30 डिग्री, और ये 30 डिग्री है, तो ये इधर जाएगी। तो वापस से यहाँ पर हम एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं, और फिर ये यहाँ से बाहर निकल जाएगी, ऐसा कुछ होगा। तो ये 30 है, ये 75 है, तो ध्यान से देखिए एंगल कितना आ रहा है 30 75, तो ये 75 आएगा। चेक करो भाई, और ये 75 तो ऊपर वाला एंगल कितना आएगा 15 डिग्री, और ये 15 है, इसको मैं मान लेता हूँ ई, तो ई वही, ये तो वही आ गया ना, ये तो वही आ गया जो हमने पहले सीखा था, ये है 15 डिग्री है ना। तो यहाँ पे वही लगाएंगे 1 साइन ई बराबर म्यू दैट इज √2 साइन 15 डिग्री, तो दैट इज द सेम इक्वेशन। तो यहाँ से हम ऑलरेडी जानते हैं ई की वैल्यू कितनी आई थी, साइन इनवर्स √3 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 ये आएगा। अब आपको यहाँ निकालना है वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन। तो देखिए यहाँ इस रे को जाना सीधे था, लेकिन ये अपने पास से डेविएट हो गई, तो बताइए डेल्टा 1 क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज है, ये है एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे ही हम यहाँ बात करेंगे, जाना इधर था और ये अपने पास से डेविएट हो गई, ये कैसा है डेल्टा 2 क्लॉकवाइज। और ऐसे ही यहाँ देखिए, यहाँ पर भी कितना आएगा डेल्टा 3, ये भी क्लॉकवाइज है। तो अगर मुझे यहाँ पर निकालना है डेल्टा नेट, तो डेल्टा नेट क्या आएगा, ये है एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, तो माइनस डेल्टा 1, मैं क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मान रहा हूँ, तो ये क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज माइनस डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 प्लस डेल्टा 3। सॉल्व करिए फटाफट, निकाल कितना आ रहा है। हाँ जी, ए क्यूब बेटा आपके लिए बताओ, ये क्वेश्चन जो है एलकेजी यूकेजी के हैं, अब ट्राई कीजिए, ठीक है, एलकेजी यूकेजी के क्वेश्चन है, नाउ यू कैन ट्राई। हाँ जी आ गया, परफेक्ट, 30 डिग्री प्लस ई, बिल्कुल सही। माइनस डेल्टा 1 कितना आएगा, इट इज 15 डिग्री, यस नो, डेल्टा 2 कितना आएगा, इट इज 60 डिग्री, और ये डेल्टा 3 आएगा ई माइनस 15 डिग्री। तो ये 60 और ये आएगा 30 डिग्री प्लस ई, तो इसको रेडियन लिखना चाहिए, तो पाई बाई 6 प्लस ई, और ई है साइन इनवर्स √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। ध्यान रखना यहाँ पे जो ई निकाला है, ये जो वैल्यू आती है साइन इनवर्स वाली, ये रेडियन में आती है, किसमें आती है, रेडियन में। गुड, काफी बच्चों का आंसर आ चुका है, काफी बच्चों का आंसर आ चुका है, कांग्रेचुलेशन, आप सीख रहे हो। डन, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली यहां पर एक क्वेश्चन ये किया, एक क्वेश्चन ये किया, इससे पहले ये क्वेश्चन किया, और भी क्वेश्चन किए थे पिछली क्लास में ना, ये सारे क्वेश्चन, ये सब ट्रायंगल ट्रायंगल बना रखे, ट्रायंगल है क्या, इस ट्रायंगल को क्या बोलते हैं, ये ट्रायंगल है, आगे बढ़ते हैं, ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल, ये सब ट्रायंगल है क्या, क्या बोलते हैं इनको। सर जी साइन 15 डिग्री कैसे आया, ओके थैंक यू, आपने मुझे पूछा, मैं कृतज्ञ हो गया हूं कि साइन 15 डिग्री कैसे आया बताता हूं। देखो साइन ए माइनस बी होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है। अब साइन 15 डिग्री को मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, ठीक है। गुड, तो यहां पर वैल्यू करते जाइए आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट आंसर, ठीक है। किसने पूछा, हाँ जी स्पैमिंग कर रहा है, क्या बात है, पहचान लिया, प्रिज्म है, बिल्कुल सही बोला। तो बेसिकली हमने बिना प्रिज्म की हेडिंग डाले प्रिज्म के सारे क्वेश्चन कर लिए, प्रिज्म के हमने सारे क्वेश्चन कर लिए बिना प्रिज्म का कॉन्सेप्ट बताए हुए। अब मेरे ख्याल से प्रिज्म आ जाएगा, आप घबराओगे नहीं, प्रिज्म के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो अब हम प्रिज्म होता क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो प्रिज्म जो है एक होमोजेनियस ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है, बाउंडेड बाय टू रिफ्रैक्टिव, टू प्लेन सरफेसेस हैं, टू प्लेन रिफ्रैक्टिव सरफेस हैं, और ये भी आपस में एक दूसरे के रिस्पेक्ट में दे आर इंक्लाइंड विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। तो प्रिज्म क्या है, इट इज होमोजेनियस ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय टू प्लेन refracting surfaces. It is homogeneous transparent medium bounded by two plane refracting surfaces inclined with respect to each other. एक दूसरे के respect में they are what inclined. तो ये ठीक है भाई, हाँ तो ये है inclined with respect to each other, ठीक है। अभी देखिए यहां पर अगर हम बात करते हैं ये आपका प्रिज्म है, दिस प्रिज्म है ना। अगेन केवल यही प्रिज्म नहीं है, प्रिज्म और भी बन सकते हैं, ये भी प्रिज्म है, ये भी प्रिज्म है, प्रोवाइडेड आई एम यूजिंग दिस
सरफेस एंड द अबव सरफेस। तो इसको भी हम प्रिज्म बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर भी देखिए अगर हम बात करते हैं तो ये दो प्लेन सरफेसेस हैं, होमोजेनियस ट्रांसफॉर्म मीडियम है, बाउंड बाय टू प्लेन सरफेस, ये आपस में इंक्लाइंड है, यहां एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 90 डिग्री है। तो ये भी प्रिज्म है, ये भी प्रिज्म है। समझ आ गया? लिख लीजिए। हाँ जी, कर लीजिए। डन डन हो गया। चलिए अब हम इसकी जो बेसिक थ्योरी है जहां से क्वेश्चन बनते हैं, हालांकि आप सब कुछ पढ़ चुके हो। हाँ जी, चलिए अब इसकी बेसिक थ्योरी है वो करेंगे। तो यहां पर हम अभी बात करने जा रहे हैं ट्रायंगुलर प्रिज्म। ट्रायंगुलर प्रिज्म, ट्रायंगुलर प्रिज्म ये क्या होता है समझते हैं। ये है आपका ट्रायंगुलर प्रिज्म। इसमें ये एंगल है ए, तो इस ए को बोलते हैं एपेक्स एंगल, या इसको बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म, या इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिंग रिफ्रैक्टिंग एंगल। एपेक्स एंगल, एंगल ऑफ प्रिज्म, रिफ्रैक्टिंग एंगल, ये बोलते हैं। ठीक है। अच्छा अब इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है? यहां पर देखिए प्रिज्म का काम क्या है? प्रिज्म का काम है किसी लाइट रे को अपने पास से डेविट कराना, अपने पास से इसको डेविट कराना। लाइट रे मान लो यहां पे मैंने डाली हुई है, लेट्स से मैंने यहां पे लाइट रे डाली हुई है, यहां गई एंड इसके बाद यहां पर यहां जाएगी और फिर ये रे बाहर यहां से निकल जाएगी, है ना, ऐसा कुछ होगा। तो यहां पर ये रे गई है, तो ये हमारी जो है इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे है। ये है इमर्जेंट रे, इमर्जेंट रे है। वो इंसिडेंट रे, इमर्जेंट रे है ना। और यहां पर ये एंगल है आई और ये है ई, तो आई को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस और ई है एंगल ऑफ इमर्जेंस, और ये एंगल R1 और ये R2 है ना। अब इसमें क्या क्या हम लगा सकते हैं? यहां अंदर का मीडियम मैंने मान लिया म्यू है, बाहर का मीडियम यूजुअली एयर होता है, बट यहां मैंने मान लिया म्यू नॉट है। तो अब इसमें क्या क्या हम कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं समझते हैं। तो आई कैन अप्लाई स्नेल्स लॉ एट फर्स्ट सरफेस, फर्स्ट रेफरेंस सरफेस पर हम स्नेल्स लॉ लगाएंगे। क्या लिखेंगे? म्यू नॉट साइन आई इज इक्वल टू म्यू साइन R1, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ऐसे यहां लगाते हैं तो म्यू नॉट साइन ई बराबर क्या आएगा? म्यू साइन R2। तो ये दो इक्वेशंस हमने निकाली हैं। कहां से आ रही हैं? ये आ रही हैं स्नेल्स लॉ से। कहां से आ रही है? स्नेल्स लॉ से आ रही है। ठीक है, ये स्नेल्स लॉ से आ रही है। अच्छा अब यहां पर अगर हम बात करते हैं, ठीक है, अगर आप ध्यान से देखिए तो आपको ये ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, और ट्रायंगल में एंगल का सम हम जानते हैं कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ट्रायंगल में एंगल का सम 180 डिग्री। कैसे? ये R1 है तो ये ऊपर वाला एंगल कितना हो जाएगा? ये एंगल ऊपर वाला हो जाएगा π/2 माइनस R1, और ये एंगल भी कितना आएगा? π/2 माइनस R2। और ट्रायंगल में एंगल का सम तो क्या होगा? A प्लस π/2 माइनस R1 प्लस π/2 माइनस R2 बराबर पाई। तो π/2 पाई गया, तो यहां से सॉल्व करेंगे तो R1 प्लस R2 कितना आ रहा है? क्या आएगा? ए। चेक करो, पाई π/2 प्लस π/2 दैट इज पाई, पाई गया R1 R2 इधर ले जाइए, तो R1 प्लस R2 दैट इज A। ठीक है, तो ये हमने कहां से निकाला? बाय ज्योमेट्री। कहां से आया? ज्योमेट्री से। तो उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहां पर, तो अगर ये प्रश्न नहीं होता तो ये रे सीधी जाती, तो यानी रे सीधी गई, यानी कि यहां पर ये अपने पास से क्या हुई है? अपने पास से डेविएट कर गई है। तो यहां पर मान लेते हैं ये एंगल है Δ1 डेविएशन का। फिर अगेन यहां पर अगर ये दूसरा सरफेस इस प्रकार जा रही होती तो यहां पर भी कुछ डेविएशन आया Δ2। तो अगर मुझे डेल्टा नेट निकालना है तो डेल्टा कितना होगा? यहां Δ1 है क्लॉकवाइज, Δ2 है क्लॉकवाइज, तो ये कितना आएगा? Δ1 प्लस Δ2। तो Δ1 क्लॉकवाइज कितना आएगा? I माइनस R1, और Δ2 कितना आएगा? E माइनस R2। तो ये कितना आएगा? I प्लस E माइनस R1 प्लस R2। चेक करो भाई, ये आ गया। तो सॉल्व करोगे तो देखिए डेल्टा नेट जो आ रहा है, इसको सिंपली डेल्टा भी लिख सकते हो, I प्लस ई माइनस R1 प्लस R2 हम जानते हैं ऊपर निकाल चुके हैं, दैट इज ए। ये है इक्वेशन 4। ये 4 बेसिक इक्वेशन है, बस यहीं पर आपका थ्योरी खत्म हो जाती है। प्रिंसिपल लिख लीजिए। हाँ, इसलिए अंकल बोला था रटना नहीं है, इसलिए मैंने सारे क्वेश्चन पहले करा दिए कि आपको थ्योरी नहीं मालूम है, थ्योरी कर लीजिए। ये R1 प्लस R2 कब होता है? तो लाइट रे नॉर्मल से नीचे निकालते हैं, जो बुक्स में लिखा रहता है। तो नॉर्मल से नीचे तो R1 प्लस R2 होगा, ऊपर जाएंगे तो R1 प्लस R2 नहीं होगा। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड जो हम प्रिंसिपल पढ़ते हैं उसका डायग्राम है। तो पहले कराने का पर्पस ये होता है कि भाई क्वेश्चन में पहले करा देता हूं, भाई क्वेश्चन पे हो जाता है ना। हाँ जी, इसमें देखिए कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। देखिए मैं क्या कह रहा हूं, यहां इस सरफेस पर स्नेल्स लॉ लगा रहा हूं, इस सरफेस पर स्नेल्स लॉ लगा रहा हूं, बाकी इस ट्रायंगल में एंगल का सम किया, उससे आया R1 बराबर A, और यहां पर डेविएशन आया Δ1 क्लॉकवाइज, यहां आया Δ2 क्लॉकवाइज, दोनों को ऐड कर दिया तो नेट डेल्टा आ गया। लिख लीजिए, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, लिख लीजिए। अब इसमें एक और चीज समझना, यहां पर एक कॉन्सेप्ट है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। देखिए यहां पर मैंने लाइट रे को यूं डाला तो इसको जाना इधर था, लेकिन ये रे ऐसे गई, तो ये जो डेल्टा नेट निकाला है ये क्या है? ये है पूरा, ये है हमारा डेल्टा नेट। ठीक है, ये डेल्टा नेट है। अब अगर मैं यहां पर लाइट रे को यूं डालता हूं, इसके लाऊं, यानी अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा ई है, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी कि अगर मैं लाइट रे को ऐसे डाला तो ये बाय प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऐसे, यानी ई पर डालेंगे तो बाहर निकलेगा आई पर, और आई पर डालेंगे तो ई पर निकलेगा। तो इससे यूं जाएंगे तो अगर मैं तो यहां, तो ये एंगल भी तो देखिए कितना आ रहा है,
तो ये एंगल भी देखिए कितना आ रहा है, डेल्टा नेट ही तो आ रहा है। यानी कि यहां हम बोल सकते हैं कि दो एंगल ऑफ इंसिडेंस एग्जिस्ट करेंगे जिनके लिए डेल्टा सेम आएगा। ठीक है एमडी तंजिल भाई, मैंने क्या बोला, ये अगर आपका लाइट रे नीचे से गई है तो ही आएगा। इससे पहले वाले क्वेश्चन की जब मैंने बात की थी, इसमें अगर ध्यान से देखोगे तो लाइट रे कहां थी, सॉरी ऊपर से आई थी, तो ऐसा नहीं होगा। बेसिकली कर क्या देखो, R1 आया कहां से, ऐसा थोड़ी कर लिया हमेशा आएगा। अरे ज्योमेट्री यूज किए, बेसिकली आई एम यूजिंग व्हाट, ज्योमेट्री। तो आपको हर क्वेश्चन में ज्योमेट्री लगानी है, रटना नहीं है, समझ आ गया? तो ये आपका आ गया, तो ये I प्लस यानी दो एंगल आएंगे जिनके लिए डेल्टा क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। चलिए ठीक है, लिख लीजिए फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसमें भैया आपका अब कब ये डेल्टा की वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो डेल्टा कब मैक्सिमम होगा, जब आपका जो रे बाहर निकल रही है वो घूमती जाए और जब रे इस प्रकार जाएगी, आपका जब एंगल ऑफ इमरजेंस 90 डिग्री हो जाएगा, तो उस केस में हमारा क्या होगा, एंगल ऑफ डेविएशन मैक्सिमम होगा। कंडीशन ऑफ मैक्सिमम एंगल ऑफ डेविएशन की बात करने जा रहे हैं। देखिए यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर हमें डेल्टा को मैक्सिमाइज करना है तो ई जो है, जो आपका इमरजेंट रे है, वो बिल्कुल बैंड होनी चाहिए। और फाइनली क्या होगा, आप जब ये इसके टेंजेंशियल निकल जाएगी, यानी इसके सेकंड सर्कल के पैरेलल निकलेगी, तो हम बोल सकते हैं कि आपका एंगल ऑफ डेविएशन मैक्सिमम होगा। इसका डायग्राम बनाते हैं। तो यहां से रे गई, यहां से रे गई, यहां पहुंची, फिर यहां से रे यहां गई, और उसके बाद रे बाहर निकल गई। तो ये एंगल हमारा आई है, सॉरी एक मिनट, ये रे यहां पर क्या होगी, इस प्रकार जाएगी पैरेलल टू द सर्फेस। तो इन केस ऑफ फॉर मैक्सिमम एंगल ऑफ डेविएशन बात करें, ठीक है। अब इसमें समझना, ये आपका ई है, ई की वैल्यू जब 90 डिग्री पाई बाय 2 होगी, तो हम बोल सकते हैं कि यहां पर एंगल ऑफ डेविएशन क्या आएगा, मैक्सिमम होगा। दिस इज अवर डेल्टा मैक्स, ये हम बोल सकते हैं। तो अच्छा, अब ई पाई बाय 2 है, तो ये आपका R2 कितना होगा, इट इज सी, R2 सी होगा। देखो इसमें समझना, ई हमारा मैक्सिमम होगा, ई मैक्सिमम है, तो ई की मैक्सिमम वैल्यू हमारी कितनी है, पाई बाय 2। तो करस्पॉन्डिंगली आपका R2 भी क्या होगा, मैक्सिमम। और हम जानते हैं कि ये पाई बाय 2 है, तो इसके करस्पॉन्डिंग कितना आएगा, सी होगा। अब सी होगा तो हम जानते हैं R, और यहां पर हम जानते हैं R1 प्लस R2 कितना था, ए था, और R हम जानते हैं R2 तो मैक्सिमम है, तो R1 क्या होगा, मिनिमम होगा। और R1 मिनिमम होगा तो करस्पॉन्डिंगली I भी क्या होगा, मिनिमम होगा। यानी जो ये एंगल है, ये हमारा I मिनिमम हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि यहां पर होगा क्या, मैं इस एंगल को कम करूंगा, एंगल कम होगा तो I कम होगा, I मिनिमम होगा, I कम होगा, I कम होगा तो करस्पॉन्डिंगली आपका R1 क्या होगा, कम होगा, R1 कम होगा तो आपका R2 बढ़ेगा, R2 बढ़ेगा तो E बढ़ेगा, ये होगा। इस प्रकार से डेल्टा मैक्सिमम हो जाएगा, तो I मिनिमम होगा। और हम जानते हैं, अच्छी बात है, और R2 मैक्सिमम कितना है, C। तो यहां से बताइए R1 की मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी, इट इज A माइनस C, ठीक है। अच्छा, और अगर मैं निकालना चाहता हूं डेल्टा की मैक्सिमम वैल्यू, तो डेल्टा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, फॉर्मूला होता है I प्लस E माइनस A। तो I की जगह तो है I मिनिमम, E की मैक्सिमम वैल्यू पाई बाय 2 माइनस A, ये आ गया। तो ये है डेल्टा मैक्सिमम। तो इस प्रकार से हम मैक्सिमम एंगल ऑफ डेविएशन निकाल सकते हैं। चलिए लिख लीजिए बराबर, लॉजिक समझ आ गया। ई को मैक्सिमम किया, ई मैक्सिमम है तो करस्पॉन्डिंग R2 मैक्सिमम होगा, R1 तो R2 A है, ये मैक्सिमम तो ये मिनिमम होगा, ये मिनिमम तो करस्पॉन्डिंग I भी मिनिमम होगा। तो R1 मिनिमम कितना आएगा, A माइनस C, ये तरीका है। अगेन प्रिज्म की हम बात करते हैं, तो प्रिज्म का काम केवल रिफ्रैक्शन कराना है, या TIR कराना नहीं है। तो नॉर्मल प्रिज्म की बात करते हैं, समझ आ गया। I की वैल्यू I मिनिमम से भी कम कर दोगे तो हम जानते हैं सेकंड सर्कल TIR हो जाएगा, हमें वो काम नहीं कराना है ना। जो हम बात कर रहे हैं कंडीशन ऑफ मैक्सिमम एंगल ऑफ डेविएशन ओनली फॉर रिफ्रैक्शन, ओनली रिफ्रैक्शन की बात हो रही है, और बात नहीं हो रही है। देख लीजिए, केवल हम रिफ्रैक्शन के केस में बात कर रहे हैं, TIR के केस में हम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। समझ आ गया भाई, डन डन। हाँ जी, ये स्टैंडर्ड केस है, तो आप ये फॉर्मूला याद कर सकते हैं, अदरवाइज आप डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, लिखिए। अब यहाँ I मिनिमम निकालना पड़ेगा, I मिनिमम कैसे निकालोगे, इस सरफेस पे आपको लगाना पड़ेगा स्नेल। तो यहाँ अंदर का मीडियम मान लो म्यू है, बाहर है म्यू नॉट। हाँ जी, तो कंडीशन में आ गया। अब हमें निकालना है यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर I मिनिमम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, यहाँ आपका ये एंगल C है, तो ये वाला एंगल कितना A माइनस C। तो इस सरफेस पे लगाइए स्नेल लॉ, तो म्यू नॉट साइन I मिनिमम बराबर म्यू साइन A माइनस C। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके हमारा डेल्टा मैक्सिमम आ जाएगा। समझ आ गया। आयशा बेटा अच्छी बात है, आपको फीवर है फिर भी आप क्लास रन कर रहे हो, तो हैट्स ऑफ टू यू। फिर भी मैं बोलूंगा कि अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए, है ना। तो केवल आप देख लीजिए, नोट्स बाद में भी बनाते हैं, देखेंगे तो समझ आएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छी बात है, गुड। बच्चों सीखिए, है ना। एक आयशा बच्ची है, वो क्लास में अटेंड हो रही है, वो अटेंड कर रही है, फीवर आ रहा है उसको, फिर भी क्लास कर रही है, बहुत अच्छी बात है। चलिए, तो ये भी कर लिया। अब देखिए इसमें फंडा देखिए, यहाँ अगर मैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी की बात करता हूँ, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, तो अगर रे इस प्रकार से 90 डिग्री पे जाती, इस लाइन के जाती, तो मुझे मालूम है कि ये इधर जाती, वापस इधर जाती, तो यहाँ पर ये एंगल आता, ये भी हमारा डेल्टा मैक्सिमम होता है ना, ये भी डेल्टा मैक्सिमम होता। ठीक है, डेल्टा मैक्सिमम होता। उत्कर्ष देखिए बेटे, मतलब ये होता है बच्चों, ये इसको क्या कहते हैं, जज्बा। कि आप लोग फिर भी पढ़ाई कर रहे हो, बहुत सारे बच्चों ने लिखा हुआ है
कि मुझे भी फीवर है एंड ऑल, तो प्लीज अच्छी बात है, इसको ऐसी सिंसियरिटी अगर आपके अंदर है तो डेफिनेटली बोलता हूँ कि आप आराम से आईआईटी क्रैक कर सकते हो। ठीक है भाई, तो अब इसमें देखिए फंडा ये है कि यहाँ भाई प्रिंसिपल रिवर्सिबिलिटी, जब आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है पाई बाय 2 है, तो करस्पॉन्डिंग ये आपका एंगल ऑफ इमर्जेंस क्या हो जाएगा, पाई मिनट हो जाएगा। तो यानी कि मैं बोलूंगा इस केस में भी दो एंगल आ रहे हैं जिनके लिए क्या हो रहा है, एंगल ऑफ डेविएशन सेम आ रहा है ना। ठीक है, चलिए देख लीजिए फटाफट। डन। हाँ, स्टैंडर्ड केस में आप डेल्टा निकाल सकते हो, मेंस लेवल में निकाल सकते हो, एडवांस लेवल में कभी कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा, वो कुछ ना कुछ क्वेश्चन घुमा देगा, वहां पे आपको हर तरह से पेस्ट लगाना है, जो पिछले प्रिंस से पहले जो क्वेश्चन कराए थे अगर आपने कर लिए हैं तो प्रिंस का कोई क्वेश्चन आपसे बचने वाला नहीं है। ठीक है, चलिए ये हमने बात कर ली कंडीशन ऑफ मैक्सिमम एंगल ऑफ डेविएशन के बारे में। चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं यहाँ पे। हाँ जी, ये क्वेश्चन में यहाँ पर ये प्रिज्म है, ये एंगल आपको दे रखा है 60 डिग्री, और यहाँ पर मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया है, और यहाँ पर मैंने एक लाइट रे डाली है, और ये लाइट रे यहाँ जाती है, एंड आई क्वेश्चन फाइंड आउट मिनिमम आई, यहाँ पे आपको आई मिनिमम निकालना है, म्यू की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है √7/3। फाइंड आई मिनिमम सो दैट एंगल ऑफ डेविएशन इज मैक्सिमम, आल्सो फाइंड डेल्टा मैक्सिमम। आपको आई मिनिमम के लिए निकालनी है जिससे कि डेल्टा मैक्स मैक्सिमम एंगल ऑफ डेविएशन मैक्सिमम हो जाए, और मैक्सिमम एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा वो भी निकालना है। लिख लीजिए, करिए, ट्राई कीजिए क्वेश्चन को। हाँ जी, फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हो केवल आधा घंटा, है ना, डेफिनेटली मैं बोल सकता हूँ आप आधा घंटे सुबह मॉर्निंग उठिए और आधा घंटे आप दौड़ लगा लीजिए, आधा घंटे दौड़ लगा लीजिए, दैट इज मोर देन इनफ। उससे ज़्यादा आपको फिजिकल एक्टिविटी की जरूरत नहीं है। हो गया भाई, ओके, क्या बात है, चलिए चेक करते हैं। यहाँ पर ये मैंने नॉर्मल कर दिया है, हम जानते हैं आफ्टर मैक्सिमम डेविएशन की बात करें तो ये रे ऑफ लाइट जो है आफ्टर रिफ्लेक्शन ऐसे हो जाएगी ना 90 डिग्री पर, ये है आपका 90 डिग्री पर, ऐसा कुछ होगा। ठीक है तो ये 90 डिग्री का हम जानते हैं एंगल आपका सी होगा, और ये सी होगा तो ये हमारा ए माइनस सी होगा, तो यहाँ पे हम लगाएंगे स्नेल्स लॉ। तो बाहर एयर है तो साइन आई मिनिमम बराबर म्यू है √7/3 इंटू साइन ए है 60 डिग्री माइनस सी। एक मिनट, आवाज आ रही है, एक मिनट, आवाज, हाँ जी अब ठीक है भाई, आवाज आ रही है, अब आवाज आ रही है प्रॉपर, हाँ जी अब आवाज आ रही है, एक मिनट, मेरे ख्याल से आप सही है, वॉइस कम है, एक मिनट, जस्ट मिनट, हाँ जी आ रही है, अब ठीक है, अब आप सही है, आवाज सही है, आ रही है, गुड गुड, चलिए अब ठीक है ना, अब ठीक है ना, गुड, ओके ग्रेट। चलिए इधर देखिए, तो यहाँ पर मैंने क्या बोला, आई मिनिमम आ गया, तो साइन आई मिनिमम बराबर ये है √7/3, साइन 60 डिग्री जगह साइन 60 डिग्री इंटू कॉस सी माइनस कॉस 60 डिग्री इंटू साइन सी। हाँ जी, साइन सी हम जानते हैं इट इज 1/μ, तो ये हो जाएगा रूट ऑफ 3/7, तो साइन सी की वैल्यू देंगे, और कॉस सी कितना आएगा, कॉस सी बताइए, तो कॉस सी होगा, ये आपका रूट, तो ये है आपका परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, तो ये 7 माइनस 3 2 डिवाइडेड बाई √7 चेक करो भाई, साइन सी है √3/7, तो कॉस सी होगा 2/√7, तो यहाँ पर ये आपका है √7/3, और साइन 60 होता है √3/2, और ये है 2/√7 माइनस कॉस 60 है 1/2, और साइन सी है √3 डिवाइडेड बाई √7। बताइए, सॉल्व कीजिए, बताइए आई मिनिमम कितना आ रहा है, आ गया आंसर, हाँ जी सॉल्व कीजिए, आ गया, तो डेल्टा आई मिनिमम की वैल्यू आपने सॉल्व कर ली होगी, रूट से चला गया, हाँ 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 हाँ,
60 डिग्री चेक करो भाई, आ गया, चेक करो 60 डिग्री आ रहा है, 30 डिग्री आ रहा है। भाई साइन देखो यहाँ देखिए, √3 से √3 गया, √7 से √7, 2 से 2 गया, तो इट इज 1 माइनस 1, साइन आएगा 1/2। मतलब आपका आई मिनिमम की वैल्यू कितनी आ रही है, इट इज 30 डिग्री, ये आएगा। और डेल्टा की मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, इट इज आई मिनिमम प्लस पाई/2 या 90 डिग्री हो सकते हैं, 90 डिग्री माइनस ए कितना है 60 डिग्री। तो ये 30 प्लस 90 माइनस 60 कितना आ गया, इट इज ओनली 60 डिग्री। ये है डेल्टा मैक्स। क्या ये बात समझ आ रही है बच्चों? हो गया भाई, लिख लीजिए। हाँ भाई साउंड तो बेटा आप सही आ रही है ना, साउंड तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अंकुश बेटा अपना देख लो, वॉल्यूम बढ़ा दीजिए, साउंड सही है। लिख लिया भाई सब लोगों ने, आ गया। चलिए अब हम बात करें कंडीशन ऑफ मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा, तो अगर यहां पर ये एक प्रिज्म है, ये ऊपर का एंगल है ए, एंड यहां पर मैंने चलो ये लाइन ड्रॉ कर दी है, तो इसकी कंडीशन होती है, कंडीशन क्या होती है इसकी, आई बराबर ई, ये है कंडीशन। यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस अगर बराबर होंगे तो आपका डेल्टा क्या होगा, मिनिमम होगा। और आई बराबर ई है, इसका मतलब R1 बराबर R2 होगा। और हम जानते हैं कि R1 प्लस R2 होता है ए, R1 R2 बराबर है, तो इट इज ट्वाइस ऑफ R1 बराबर ए। तो यहां से R1 कितना आया, A/2, यानी कि आपका इनफेक्ट R1 R2 बराबर होगा, तो R1 बराबर R2 बराबर A/2 आएगा, ये हम हो सकते हैं। अब यहां पर अगर हम रे डायग्राम की बात करते हैं, तो यहां से रे गई, यहां निकली और यहां से निकल गई, तो ये एंगल आई है, तो ये एंगल ई की वैल्यू भी आई के बराबर होगी, और ये एंगल हमारे हो जाएंगे A/2, ठीक है। अच्छा जी, तो बेसिकली अगर मैं डेल्टा मिनिमम की बात करता हूं तो फॉलो बाय आई प्लस ई माइनस ए, और आई और ई बराबर है तो सिंपली 2i माइनस ए, तो डेल्टा मिनिमम आ गया 2i माइनस ए, है ना, ये आ गया। और इसको इधर ले जाएंगे तो यहां से आई निकालेंगे, आई कितना आएगा, डेल्टा मिनिमम प्लस ए डिवाइडेड बाई 2, डेल्टा मिनिमम प्लस ए डिवाइड बाई 2 आएगा। ये क्या हो गया, कोई बात नहीं, अच्छा नहीं होना था भाई, फिर चेक कर दिया, हाँ अच्छा, ठीक है, अब ठीक है, खुश हैप्पी, ठीक है, ये क्या था? हाँ ये आ गया, तो ये है आई बराबर आ गया डेल्टा मिनिमम प्लस A/2। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर अगर ये मान लेते हैं इक्वेशन हमारी 1 है, इस सरफेस पर हम लगाते हैं, इसमें मतलब बाहर मीडियम मान लेते हैं एयर है, बाहर बराबर में मान लेते हैं, इस तरफ लगाएंगे तो क्या लिखोगे, साइन आई बराबर म्यू साइन A/2, और आई आप निकाल चुके हो, यह इक्वेशन 2, और आई की वैल्यू उठा के रख दीजिए तो म्यू आएगा, म्यू कितना आएगा, साइन आई की वैल्यू है डेल्टा मिनिमम प्लस ए डिवाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन A/2। समझ आया भाई, लिख लीजिए। तो ये एक बहुत ही स्टैंडर्ड रिजल्ट है, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम। अगर इस साल का पेपर देख लेना, बोर्ड में अगर ये डेरिवेशन नहीं आया इस साल, तो अगले साल पक्का आएगा, अगले साल ये पक्का आएगा। लिख लीजिए। समझ आया बच्चों, लिख लीजिए। तो ये आ गया। अब देखिए इसमें जब मिनिमम की बात करते हैं तो आई और ई बराबर है, यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि एमपी बोर्ड में आया था ना, बोला इस साल अगर आया है तो अगले साल नहीं आएगा, आ भी सकता है, रिपीट कर देते हैं। चलिए तो ये हमने बात कर लिया, ठीक है, समझ आ गया। तो एक चीज समझ आ रही है कि यहाँ अगर मैं डेविएशन की बात करूंगा तो यहाँ पर तो केवल और केवल एक ही एंगल है, यहाँ पर भाई लाइट इधर गई थी, तो ये हमारा है डेल्टा मिनिमम, और बाय प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी अगर लाइट इधर जाएगी तो ये भी हमारा क्या होगा, डेल्टा। और आई और ई बराबर है, यहाँ हम बोल सकते हैं कि मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन की अगर हम बात करते हैं तो केवल एक एंगल एग्जिस्ट करता है, यहाँ पर दो एग्जिस्ट नहीं करेंगे। समझ आ गया? हाँ जी, समझ में आया भाई? तो ये है कंडीशन ऑफ मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, ये निकालिए, ठीक है, हो गया, लिख लिया। अब देखिए यहां पर अगर मैं डेल्टा एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा वर्सेस आई कर्व बनाएंगे, तो डेल्टा वर्सेस आई कर्व, तो ये जो कर्व आएगा ये कुछ इस प्रकार से कर्व आएगा। अगेन ये हमारा ये जो है ये वाला एंगल, ये है आई मिनिमम, तो इधर एंगल आएगा पाई/2, है ना, इसको आगे बढ़ा देते हैं।
तो यहां पर ये आई मिनिमम है और ये है पाई बाय 2, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो डेल्टा आएगा वो आएगा डेल्टा मैक्सिमम। तो यहां पे दो एंगल आ रहे हैं जिनके लिए डेल्टा मैक्सिमम होता है, और अगर मैं यहां ये पॉइंट लेता हूं तो इसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आ रही है, क्या हो रहा है, ये क्या होगा, डेल्टा मिनिमम होगा। ठीक है भाई। अब बाकी अगर कोई और डेल्टा लेते हैं, बाकी और कोई डेल्टा लेते हैं एनी अदर डेल्टा, तो उसके करस्पॉन्डिंग यहां पर ये सॉरी उसके करस्पॉन्डिंग यहां पर दो एंगल आएंगे। तो अगर ये हमारा आई है तो ये हमारा ई हो जाएगा, और इस पॉइंट पे तो दोनों बराबर है ना। तो ये डेल्टा वर्सेस आई कर, इस ग्राफ से समझ आ रहा है कि जो आपका जो डेल्टा मिनिमम आ रहा है उसके लिए केवल एक एंगल है, बाकी मैक्सिमम के लिए दो है, और उसके अलावा मिनिमम के अलावा जो भी एंगल है वो दो ही एंगल आएंगे। तो ये कोई पर्टिकुलर डेल्टा है, देख लीजिए। हो गया भाई, डन डन। चलिए क्वेश्चन करें यहाँ पे। हम्म, यहां पर एक ग्राफ दिया है, डेल्टा वर्सेस आई कर्व है, और ये एंगल है 60 डिग्री और ये एंगल भी है 60 डिग्री दिया है। तो क्वेश्चन फाइंड आउट नंबर वन रिफ्रैक्टिंग एंगल, और दूसरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये निकालना है। रिफ्रैक्टिव एंगल निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, करिए। हाँ जी, ग्राफ ना सिमेट्रिकल है ना ये पैराबोला है, कुछ भी नहीं है, मुझे नहीं मालूम कैसा है। आई ग्रेटर क्यों ई क्यों नहीं रख सकते हैं इन प्लेस ऑफ आई ग्रेटर, ये बेटा कंडीशन है पार्थ शुक्ला जी, ये कंडीशन आई जब ई के बराबर होता है तो डेल्टा मिनिमम आता है। अब कैसे आया, इसका डेरिवेशन भी है, बट अगली काम का नहीं है, आपको बस कंडीशन याद रहनी चाहिए। हो गया बेटा, कितना आ रहा है, कितना आ रहा है? हर्ष भाई रोज पढ़ते हो, रिवीजन भी करते हो, क्वेश्चन नहीं बनते हैं तो कोई बात नहीं, जब उसका डिस्कशन होता है तो पता कीजिए कहां दिक्कत आ रही है। हो गया, तो यहां पर हम जानते हैं ये आपका डेल्टा मिनिमम है, और डेल्टा मिनिमम होता है 2i माइनस ए। तो डेल्टा मिनिमम है 60 डिग्री बराबर 2 आई कितना है 60 डिग्री माइनस ए, तो ए कितना आया, ए आ गया 60 डिग्री, ए आ गया 60 डिग्री, तो ए 60 डिग्री आ चुका है। ठीक है, तो ए 60 डिग्री आ चुका है, तो हमें क्या निकालना है, निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये तो एंगल ऑफ प्रिज्म आ गया, तो ये आपका एंगल है 60 डिग्री। तो हम जानते हैं यहाँ से लाइट जाती है, यहाँ पहुंचती है और ये बाहर निकलती है, ये एंगल हमारा 60 डिग्री है, ये एंगल भी 60 डिग्री ही होगा, तो ये एंगल हमारा 30 है, तो म्यू निकालना है। तो लगा दीजिए स्नेस लॉ, तो क्या लिखोगे, 1 साइन 60 डिग्री बराबर म्यू साइन 30 डिग्री। तो ये है √3/2 बराबर म्यू साइन 30 होता है 1/2, ये गया, तो म्यू कितना आया, √3। समझ में नहीं आया, लिख लीजिए। दिस पॉइंट क्लियर, गुड। चलिए, हाँ अभी देखिए, डेल्टा वर्सेस आई कर दिया हुआ है, एक मिनट, हाँ सॉरी, होमवर्क ले लीजिए, होमवर्क होमवर्क अभी छुट्टी करेंगे, होमवर्क होमवर्क होमवर्क। एक्सरसाइज 1 में हम कहां तक कर चुके हैं, एक्सरसाइज 1 में कहां तक हुआ है, हाँ वॉइस आ रही है आपको, ठीक है। चलिए एक्सरसाइज 1, आई थिंक जो भी एक्सरसाइज 1 में आप कर लेना, मैं बताता हूँ सारे क्वेश्चन कर सकते हैं आप, कहां तक कर सकते हैं। एक्सरसाइज 1, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 25 सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो। ओके, रिफ्रेश नहीं हुआ, ठीक है, 1 से 25 करते हैं। इसके अलावा देख लेंगे जो क्वेश्चन हो चुके हैं उनको तो छोड़ दीजिए। क्वेश्चन नंबर 39 से लेके आप कर सकते हैं अप टू क्वेश्चन नंबर 50। ठीक है भाई,
अप टू क्वेश्चन नंबर 53 ये आप कर सकते हैं। एससीवी में एससीवी भी आप कर सकते हैं। एससीवी आई थिंक मैंने पहले 11 क्वेश्चन दिए थे आप लोगों को, है ना? तो आप एससीवी में आप अप टू क्वेश्चन नंबर 26 कर सकते हैं। ये हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। हाँ, जो भी 39 बाकी रिमेनिंग, तो ये अगली क्लास में जो मैंने पूरा लिख दिया, क्योंकि जो पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं उनको डिस्कस करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। रिफ्लेक्शन वाले हम एससीवी, हाँ एससीवी में आप टू क्वेश्चन नंबर 26 तक कर सकते हो आप। एससीवी में आप अप टू क्वेश्चन नंबर 26 कर सकते हो। इनफैक्ट मैं देख के बताता हूँ, अगर थोड़ा रुकेंगे तो बता दूंगा। रुकिए रुकिए, वेट करिए, मैं बताता हूँ। हाँ एक्सरसाइज करना, यस एक्सरसाइज है। यस यस यस। हाँ अप टू, रुकिए 26 नहीं, रुकिए रुकिए, आगे लगा सकते हो, रुकिए रुकिए। एससीवी में आप कर सकते हैं अप टू क्वेश्चन नंबर 35। अप टू क्वेश्चन नंबर 35 आप कर सकते हैं। ट्राई कर लेना ना, कोई नहीं, कुछ क्वेश्चन थिन वाले होंगे वो नहीं कर पाएंगे, बाकी सब कर लेंगे। ठीक है, अगली क्लास में वी विल डिस्कस ऑल। तो होमवर्क करके आना है, ठीक है? चलिए एडो करते रहना। एडो के क्वेश्चन मैं ऑलरेडी दे चुका हूं लिस्ट, आप करते रहिए। और एडो का सोल्यूशन मैंने यूट्यूब पर ऑलरेडी डाल रखा है।